ऑलराइट गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देख के आना, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सपेंडिचर्स तक कवर कर लिया था, हमने रिसीट्स कवर कर ली थी, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, और हमने एक्सपेंडिचर्स भी कवर कर लिए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एट्थ वाला जो पॉइंट है फॉर टाइमिंग, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आसान नहीं होता समझने के लिए, क्योंकि मतलब समझ में आ जाएगा लेकिन उसको माइंड में इमेजिन करने में प्रॉब्लम होती है कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी तीन टर्म्स आ रही हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और इनकम। इसके बारे में बात करते हैं एक बार। तो मान लो कि हमारी स्टेशनरी की शॉप है और हमने एक पेन परचेज किया 4 रुपए का। तो अगर हमने पेन परचेज किया 4 रुपए का, तो क्या उसको 4 का बेचेंगे हम? द आंसर इज नो। उसमें हम अपना एक प्रॉफिट का पोर्शन ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 रुपए का प्रॉफिट हमने ऐड किया और 5 रुपए का वो पेन हम बेच रहे हैं। इस इक्वेशन में जो 4 रुपए है वो हमारी कॉस्ट है पेन की, जो 5 रुपए है वो हमारा रेवेन्यू है, और 1 रुपए जो है वो हमारी प्रॉफिट है या इनकम है। तो गुड्स को परचेज करने में जो हमारा खर्चा आया वो हमारी कॉस्ट है। गुड्स को बेच के जो पैसे मिले वो हमारा रेवेन्यू है, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा इनकम। इसको कॉस्ट बोल लो या एक्सपेंस बोल लो, ऑल्दो एक्सपेंस सिर्फ ये नहीं होता, एक्सपेंसेस और चीजें भी होती हैं। तो 4 रुपए का जो पेन हमने परचेज किया वो हमारा खर्चा, 5 रुपए का जो बेचा वो रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट होता है? द आंसर इज नो, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर एक्सपेंस वाला पोर्शन भी होता है। तो जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंस वाला पोर्शन को हटा देते हैं तो जो अमाउंट बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट या इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये इनकी डेफिनेशन है। तो इनकम देखते हैं पहले। इनकम इज डायरेक्टली रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यहाँ पे गिवन है। इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द ग्रॉस कैश रिसीव्ड। ठीक है, ग्रॉस कैश रिसीव्ड मतलब जो टोटल कैश हम गुड्स बेच के रिसीव कर लेते हैं वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। और रिसीवेबल, ये रिसीव कर लिया है या रिसीव कर लेंगे फ्यूचर में, मतलब उधार पे गुड्स बेचे हैं। फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज बेच के जो हमको पैसे मिल गए हैं या मिल जाएंगे वो हमारा रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस के बारे में लिखा है, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स यूज करी है यहाँ पे। टर्म भी नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा सा घुमा के बात करी गई है। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हमारे खर्चे होते हैं, वो हम जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। मतलब 5 रुपए का जो हमने पेन बेचा, अगर हमने 4 रुपए का वो पेन नहीं खरीदा होता तो 5 का हम उसको नहीं बेच पाते, अगर हमने खरीदा ही नहीं होता। खरीदा, उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो एक्सपेंस होना बहुत जरूरी है, वो पेन खरीदना बहुत जरूरी है। नहीं खरीदोगे तो रेवेन्यू नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो हमारी कॉस्ट एक्सपेंस होती है। अब एक्सपेंस क्या सिर्फ हमारी जो गुड्स परचेज होते हैं वो होते हैं? नहीं, एक्सपेंसेस की एक बहुत लंबी चौड़ी फेयर लिस्ट है। बेसिकली एक्सपेंस होता क्या है, बिजनेस का खर्चा होता क्या है? एक्सपेंस की कैटेगरी में जो चीजें आती हैं, नंबर वन, वो होनी चाहिए रेकरिंग नेचर की, मतलब वो चीजें रिपीट होनी चाहिए, या हर हफ्ते रिपीट हो रही हैं, हर महीने रिपीट हो रही हैं, हर क्वार्टरली रिपीट हो रही है, हाफ ईयरली रिपीट हो रही है, या साल में एक बार रिपीट हो रही है। पहली चीज, वो रिपीटेटिव नेचर की होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। सेकंड, छोटी होनी चाहिए और बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में होनी चाहिए। जैसे कि रिपीटेटिव आइटम्स क्या होती हैं, एग्जांपल के तौर पे सैलरी पे करना। एम्प्लॉयज को हम सैलरी पे करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं बिजनेस में, उनको सैलरी पे करते हैं। अब सैलरी हम हर महीने पे करते होंगे, और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब वो बिजनेस को चलाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। तो सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, हर महीने पे करते हैं, हमारा खर्चा है वो। अगर हमारा जो बिजनेस है, जो बिल्डिंग में हम काम करते हैं, वो बिल्डिंग हमारी खुद की नहीं है, हमने किराए पे ले रखी है, तो हर महीने जो रेंट पे करते हैं वो भी हमारा एक्सपेंस है। रिपीटेटिव नेचर का है कि हम हर महीने उसको पे कर रहे हैं, और ये है कि छोटा नेचर का है, छोटा अमाउंट है, और ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर वर्कर्स हैं तो उनको वेजेस पे करते हैं, हर हफ्ते या हर महीने पे कर रहे होंगे। उसके अलावा टेलीफोन बिल,
जो हमारे बिजनेस, हमारे ऑफिस के अंदर हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज अपने क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट्स को फोन करते हैं, तो टेलीफोन का बिल आता है, वो हम पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये सब चीजें ऑलमोस्ट मंथली या एटलीस्ट साल में एक बार हो रही हैं। हमारा बिजनेस ऑफिस है, वहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं, फैंस ऑन होते हैं, एसी ऑन होता है, बिजली का खर्चा आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम हर महीने पे करते हैं, वो हो गया। उसके अलावा हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्लाइंट से बात करते हैं, और क्लाइंट से बात करते टाइम कई बार वो लेटर सेंड करते हैं उनको, तो लेटर वो जो सेंड कर रहे हैं पोस्ट के थ्रू, तो पोस्टेज का खर्चा हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ऑलमोस्ट हर डेली का खर्चा हो सकता है ये, या एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दिन बार तो लगातार आ सकता है पोस्टेज का खर्चा। हम जो लेटर पोस्ट करते हैं वो हैंड रिटन नहीं होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, तो प्रिंटिंग का खर्चा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑलराइट, तो ये हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके अलावा मेरे पास मशीनरीज हैं, मेरे पास मोटर कार है, मोटर व्हीकल है, बाइक है, स्कूटी है या गाड़ी है। हर महीने तो नहीं, बट एटलीस्ट अगर स्कूटी या बाइक है तो 3-4 महीने में एक बार, और गाड़ी है तो साल में एक बार सर्विसिंग होती है उसकी, तो रिपेयर्स का खर्चा। या हमारी मशीनरी है, मशीनरी की रिपेयरिंग होती है, तो रिपेयर्स का खर्चा, रिपेयर्स एटलीस्ट साल में एक बार। अगर गाड़ी भी है तो एटलीस्ट साल में एक बार तो उसकी सर्विस या मेंटेनेंस तो होती है। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? ये सब हो गया। उसके अलावा अगर हम मान लो कि हमने बैंक से लोन ले रखा है, उस लोन पे हम बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट हम एटलीस्ट साल में एक बार पे करेंगे, तो इंटरेस्ट पे करना भी हमारा एक खर्चा होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि एक तो ये होते हैं रिपीटेटिव नेचर के, एटलीस्ट साल में एक बार होते हैं, और ये बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं, बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में काम आते हैं हमारे बेसिकली। तो ये सारे के सारे, और इसके अलावा भी और हजारों खर्चे होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। पॉइंट वही है कि रिपीटेटिव होना चाहिए और बिजनेस के लिए जरूरी होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग इन नेचर होना चाहिए। तो रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम। इनकम इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। मतलब बिजनेस के रेवेन्यूज में से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर लें, तो वो हमारा आ जाता है इनकम। तो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, सॉरी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम। नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स आती हैं वो है डेटर्स और क्रेडिटर्स, एंड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। इनके बारे में बात करते हैं। ये हम हैं, और ये हमारा दोस्त मान लो इसको। हमने और हम दोनों का मान लो सेम बिजनेस है, तो हमने इसको गुड्स बेचे उधार पे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितने रुपए के गुड्स बेचे? 5,000 रुपए के गुड्स बेचे। कितने महीनों के लिए बेचे? 3 महीनों के लिए। तो हम ए हैं और हमारा दोस्त बी। तो ए ने गुड्स बेचे बी को 5,000 रुपए के, 3 महीने। दोनों दोस्त हैं, तो ए ने इजीली उसको उधार पे गुड्स बेच दिए। अब 3 महीने बाद, ध्यान से क्वेश्चन सुनना मेरा, तुम लोगों से ये क्वेश्चन है, 3 महीने बाद क्या हम पैसे रिसीव करेंगे या हम पैसे पे करेंगे? हम पेमेंट रिसीव करेंगे या हम पेमेंट को पे करेंगे? तुम लोगों से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि हम रिसीव करेंगे, हम पैसे 3 महीने के बाद रिसीव करेंगे। ऑलराइट, रिसीव करेंगे 3 महीने बाद। तो आज के दिन जब हमने उसको उधार पे गुड्स बेचे, तो हमारे लिए बी क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। और डेटर का एग्जांपल हमने लिया था एसेट्स में। कौन से एसेट्स? करंट एसेट्स में। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये रहा करंट एसेट्स, ये रहा डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल। तो डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एसेट्स का बेसिक सा मतलब बताया था, जो कि हम आगे चल के बहुत कॉमनली यूज करने वाले हैं, कि अगर फ्यूचर में कैश आएगा तो एसेट होगा, वो चीज हमारे लिए एसेट होगी। और अगर फ्यूचर में कैश जाएगा, तो वो चीज जिसकी वजह से कैश जा रहा है वो हमारी लाइबिलिटी होगी। तो सिंस यहाँ पे फ्यूचर में कैश आ रहा है, अभी तो हमने उसको उधार पे कुछ बेच दिए, फ्यूचर में कैश आएगा तो हमारे लिए सामने वाला बंदा क्या हो जाएगा? डेटर बन जाएगा।
ठीक है, ऑडिटर्स बिजनेस के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो हमारे लिए ध्यान रखना, हम हमेशा सामने वाले को जज करेंगे, अपने को जज नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे लिए सामने वाला बंदा, ए के लिए बी क्या होगा, डेटर होगा। वापस आते हैं यहाँ पे। तो डेटर्स आर पर्सन स्लैश एंटिटीज, वो बिजनेस भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकते हैं। हु ओड टू द एंटरप्राइज, मतलब हमारे बिजनेस से उन्होंने उधार लिया होता है। एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, मतलब अगर उन्होंने हमसे उधार पे गुड्स या सर्विसेज ली हैं, तो हमारे लिए सामने वाला बंदा होगा डेटर। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, ये मिस्टर ए हम हैं, ये मिसेस बी सामने वाली है। तो हमने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे गुड्स बेचे। मिसेस बी इज अ डेटर बिकॉज मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे गुड्स बेचे। और पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो, सिंपल सी बात है, जब भी उधार की बात आती है, चाहे किसी को दे रहे हैं चाहे किसी को ले रहे हैं, माइंड में बस एक बात सोचनी है कि पैसे आ रहे हैं, फ्यूचर में पैसे आएंगे या फ्यूचर में पैसे जाएंगे। अगर फ्यूचर में पैसे आएंगे तो हमारे लिए सामने वाला बंदा क्या होगा, डेटर होगा। और फ्यूचर में पैसे जाएंगे तो हमारे लिए सामने वाला बंदा होगा क्रेडिटर। मैंने अभी बोला, हम हमेशा सामने वाले को जज करते हैं, अपने को जज नहीं करते। तो दोनों ही केस में हम सामने जो पर्सन है उसको जज कर रहे हैं कि हम उससे पैसे रिसीव करेंगे या उसको पैसे देंगे। अगर सामने वाले बंदे से पैसे हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए सामने वाला बंदा डेटर होगा। और अगर सामने वाले बंदे को हम पैसे देंगे फ्यूचर में, तो सामने वाला बंदा हमारे लिए क्रेडिटर होगा, मतलब लायबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो हमने एग्जांपल लिया था उसको कन्वर्ट करते हैं एक तरह से। तो अगेन, ये है हम मिस्टर ए और ये है सामने वाला पर्सन बी। इस बार उल्टा हुआ है, इस बार हमने उधार पे गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे गुड्स परचेज किए, सेम अमाउंट 5,000 रुपीज, सेम टाइम 3 महीनों के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो अगर हमने उधार पे गुड्स परचेज किए हैं तो हमने एक तरह से लोन लिया है बी से, क्योंकि हमने उसको पैसे वापस करने हैं ना फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम बी को पैसे वापस करेंगे। तो फ्यूचर में पैसे अगर जाएंगे तो हमारे लिए सामने वाला बंदा होगा क्रेडिटर। उधार या लोन, हमने क्या कहा था, लाइबिलिटी का सिंपल मतलब लोन। तो हमने अगर बी से उधार पे गुड्स परचेज किए तो हमने एक तरह से लोन लिया है, क्योंकि लोन को फ्यूचर में वापस करना होता है, इसीलिए हमारे लिए जो बी है वो क्रेडिटर होगी। यहाँ पे भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगेन मिस्टर ए हैं और हमने गुड्स इस बार उधार पे परचेज किए हैं। सो मिसेस ए इज अ डेटर, एक सेकंड, यहाँ पे क्रेडिटर होना चाहिए था, ये एक टाइपो है। ठीक है, ये होगा क्रेडिटर। मिसेस बी इज अ क्रेडिटर बिकॉज मिस्टर ए, मतलब हमने उधार पे गुड्स परचेज किए हैं। तो अगेन, दोनों में क्लासिफाई करना इजी है, डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं। ये जानने के लिए हमको अपने आप से बस एक सवाल पूछना है कि हमको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे या हम फ्यूचर में पैसे पे करेंगे। अगर मिलेंगे तो सामने वाला बंदा हमारे लिए डेटर है, और अगर हम पे करेंगे तो हमारे लिए सामने वाला बंदा क्रेडिटर है। सिंपल। ऑलराइट, तो ये हो गए डेटर्स और क्रेडिटर्स। कंफ्यूज नहीं होना है, काफी बच्चे इसमें स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो पूछना है, अगर जवाब मिल रहा है कि फ्यूचर में पैसे आएंगे तो डेटर बन जाएगा, और अगर जवाब ये मिल रहा है कि फ्यूचर में पैसे जाएंगे तो लाइबिलिटी बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ये भी इसी कहानी से लिंक है एक तरह से। अगर हम सिर्फ ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें, नीचे वाले एग्जाम्पल को अगर हम ना देखें, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं एक बार। कैसे करते हैं एक बार दिखाता हूँ, सेकंड। हम ए थे और हमने उधार पे गुड्स बेचे थे, और फ्यूचर में हमको पैसे मिलने थे, फ्यूचर में पैसे आने थे, इनफ्लो होना था। तो हमारे लिए बी क्या थी, डेटर नॉट क्रेडिटर। बट अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर मान लो कि अब हम ए नहीं है, हम बी हैं, तो हमने उधार पे गुड्स परचेज किए हैं, तो फ्यूचर में हम पैसे पे करेंगे, तो बी के लिए ए क्या होगा, क्रेडिटर होगा। ऑलराइट, हमने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया है। पहले हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, अब हम सोच रहे हैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी डेटर होगा और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए क्रेडिटर होगा। अब कहानी से आगे सुनते हैं, चलते हैं। हम्म तो हमने बी को उधार पे गुड्स बेचे 3 महीनों के लिए।
5,000 रुपए के गुड्स बेचे। अब हम एग्जाम्पल में चेंज ये कर रहे हैं कि मान लो कि बी हमारा दोस्त नहीं है, बी एक कंप्लीट स्ट्रेंजर है और हमको भरोसा नहीं है उस पर कि हो सकता है शायद वो हमारी पेमेंट लेके भाग जाए, अभी कुछ ले ले हमसे और 3 महीने बाद वो गायब हो जाए, जैसे कि उसमें था फिर हेरा फेरी में 25 दिन में पैसे डबल, 25 दिन में कंपनी गायब। तो यहाँ पे मिस्टर ए को शक है कि हो सकता है कि बी पेमेंट ना करे फ्यूचर में, तो ए ने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनवाया। उस एग्रीमेंट में हर एक चीज लिखी कि मैं मिस्टर ए, मैंने मिस्टर बी को गुड्स बेचे हैं 5,000 रुपए के 3 महीनों के लिए और मिस्टर बी मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा। ये एग्रीमेंट को हम अकाउंटिंग टर्म्स में बिल भी कहते हैं। बिल बोल लो या एग्रीमेंट बोल लो, ये एग्रीमेंट या ये बिल लेके ए गया बी के पास, बी ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का मतलब नीचे 2 कॉलम होंगे साइन के, साइन बाई ए, साइन बाई बी। तो ए ने साइन पहले मार दिए थे और जब बी के पास ए लेके गया तो बी ने भी साइन मार दिए, मतलब बी ने उस एग्रीमेंट को, उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे बिल पे दोनों ने साइन मारे तो ए के लिए, हमारे लिए बी क्या थी या क्या था, डेटर था। अब ए के लिए बी कन्वर्ट हो गया डेटर से बिल्स रिसीवेबल में। एग्रीमेंट नहीं था तो डेटर और क्रेडिटर, एग्रीमेंट आ गया तो डेटर कन्वर्ट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल में और क्रेडिटर कन्वर्ट हो जाएगा बिल्स पेबल में। सिंस ए पेमेंट रिसीव करेगा, सिंस ए पैसे रिसीव करेगा, इसीलिए उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। और सिंस बी जो है वो पैसे पे करेगा तो बी के लिए बिल्स पेबल है। तो बी के लिए क्रेडिटर कन्वर्ट हो गया बिल्स पेबल में और ए के लिए डेटर कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में। तो दोनों सेम टर्म है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों सेम होते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों सेम होते हैं, फर्क बस एग्रीमेंट का होता है। अगर बिल है तो बी आर और बीपी, बिल नहीं है तो डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल व्हेन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो जो मैंने एग्रीमेंट के बारे में बताया था उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय द डेटर, यहाँ पे क्रेडिटर होना चाहिए था, सॉरी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, डेटर सामने वाला, हमारे लिए सामने वाला डेटर है ना। तो when a bill of exchange is accepted by the debtor, it becomes bills receivable and bills payable. When a bill of exchange is accepted by the creditor, the amount of which will be payable on a specific date, it becomes bill payable, bills payable. तो अगेन बी आर और डेटर इक्वल हैं, बीपी या बिल्स पेबल और क्रेडिटर इक्वल है। और अगर हम इन सबका सम करते हैं, मतलब डेटर्स और बी आर, डेटर्स और बी आर मिलके बनते हैं अकाउंट्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, और क्रेडिटर और बिल्स पेबल मिलके बनते हैं अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल्स। दोनों टर्म्स सेम है। ऊपर जो हमने टर्म यूज करी थी शायद वो अकाउंट्स रिसीवेबल थी डेटर्स के लिए, हाँ, अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अकाउंट्स रिसीवेबल बोल लो या ट्रेड रिसीवेबल्स बोल लो, दोनों टर्म सेम है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है बी आर और बीपीवी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी 4 टर्म्स आ रही हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज का मतलब क्या होता है, इन जनरल परचेज का मतलब होता है कुछ खरीदना, सेल का मतलब होता है कुछ बेचना, और परचेज रिटर्न का मतलब है कि हमने कुछ परचेज किया, हमको वो चीज पसंद नहीं आई, रीजन कोई भी हो सकता है, हमने वो चीज वापस कर दी, तो परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, हमने किसी को गुड्स बेचे, सेल करी, ठीक है, हमने सेल करी और जिसको सेल करी उसको वो चीज पसंद नहीं आई, उसने हमको वापस कर दी, वो बन जाता है हमारा सेल्स रिटर्न। तो परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। पर ध्यान रखना, परचेज मतलब इन चारों टर्म्स, परचेज हो, सेल हो, परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, इन चारों टर्म्स का यूज हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए करते हैं। ध्यान रखना, किसी और चीज के लिए इनका यूज नहीं करेंगे। किसी और चीज से मेरा मतलब एसेट से है, फिक्स एसेट से। तो अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो हम मशीनरी टर्म यूज करेंगे, अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हम फर्नीचर टर्म यूज करेंगे। बट अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम गुड्स टर्म यूज नहीं करेंगे, हम परचेज टर्म यूज करेंगे। और अगर गुड्स हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम सेल टर्म यूज करेंगे, गुड्स का नाम यूज नहीं करेंगे। सेम परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न भी हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज हम नहीं करते हैं। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, हमने गुड्स परचेज किए, ध्यान रखना गुड्स परचेज किए, एसेट्स परचेज नहीं किए। एसेट्स में मैं कौन से, फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ कि वो हमने परचेज नहीं किए। तो हमने गुड्स परचेज किए
हमको वो पसंद नहीं आए। पसंद ना आने का रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट इज की क्वालिटी अच्छी ना हो, ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी हो, जो मैंने उसको बोला था कि क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए वो अप टू द मार्क ना हो। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि डिफेक्टिव गुड्स हो, कि रास्ते में ट्रक में कुछ हो गया या स्टार्टिंग से उसने जान के डिफेक्टिव पीस डाले थे, वो एक रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि एज पर द स्पेसिफिकेशंस नहीं है वो गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मेरी फोन सेलिंग की शॉप है और मैंने Xiaomi से 1000 यूनिट्स मंगवाई थी फोन की। वो फोन्स सिर्फ और सिर्फ वो फोन्स जिसकी रैम 4 GB से ऊपर की होगी। 4 GB से नीचे की रैम है तो मत भेजना। जो भी 1000 आप फोन मेरे को भेजोगे वो 4 GB की रैम से ऊपर होनी चाहिए और उसके अंदर इंटरनल मेमोरी या उसको रोम भी कहते हैं एटलीस्ट 64 GB होनी चाहिए। ये दो क्राइटेरिया था 1000 यूनिट्स भेजने का। बट Xiaomi ने गलती से 100 यूनिट्स ऐसी भेज दी जिसके अंदर 3 GB की रैम थी। तो अगेन मैं गुड्स वापस कर दूंगा क्योंकि वो अप टू माय स्पेसिफिकेशंस नहीं थे। जो मैंने चीजें स्पेसिफाई करी थी उन स्पेसिफिकेशंस को वो 100 यूनिट्स मीट नहीं कर रही थी। मैंने गुड्स वापस कर दिए। तो रीजन कोई भी हो सकता है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि गुड्स मुझे पसंद नहीं आए और मैंने गुड्स वापस कर दिए। एंड सेल्स रिटर्न अगेन सेम। मैंने किसी को गुड्स बेचे, जिसको बेचे उसको उनकी क्वालिटी पसंद नहीं आई या डैमेज गुड्स थे, डिग्रेडेड गुड्स थे, क्वालिटी डिग्रेडेड थी, डैमेज गुड्स थे या गलत आइटम थी, उसने मांगा कुछ और था मैंने दे कुछ और दिया, उसको पसंद नहीं आया उसने वापस कर दिया। तो सेल्स रिटर्न, तो परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली, सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स ओनली। परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न भी सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है डेबिट एंड क्रेडिट। अब हो सकता है आपके स्कूल के टीचर्स ने या आपने कहीं सुना हो कि डेबिट का मतलब होता है आना, इनफ्लो। डेबिट का मतलब कुछ आना और क्रेडिट का मतलब कुछ जाना, आउटफ्लो। ठीक है, अगर सुना है तो बहुत गलत सुना है। एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट बस अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, उनके नाम है। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम बोलो कि मेरा नाम रोहित है और तुमसे पूछे कि क्यों है नाम रोहित, तो क्यों का कोई रीजन नहीं है ना, माँ बाप ने रखा है, उनकी मर्जी थी। तो डेबिट एंड क्रेडिट भी बस अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, दो साइड्स के नाम है। टी शेप अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो टी शेप अकाउंट टी शेप का होता है। मान लो ये कैश का अकाउंट है तो इसकी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो अकाउंट्स में किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। बस ये नाम है, दीज आर मेयर नेम्स। एन अकाउंट हैज टू साइड्स, द लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। सिंपल, कोई नहीं कि आना जाना उठना बैठना कुछ नहीं। डेबिट साइड क्रेडिट साइड दो नाम है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, सिंपल। ऑलराइट, तो ये था हमारा फिलहाल रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं, बेसिक डेफिनेशंस थी हमारी ये। इसके अलावा और हैं बट वो आई थिंक मैंने चीजें डाल नहीं रखी हैं। तो मैं अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ और फिर डाल के वापस आता हूँ। ऑलराइट, आई एम बैक। तो मोर डेफिनेशंस और पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है या नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। पढ़ते हैं। चेंज इन दी फाइनेंशियल पोजीशन ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज डन बाय द बिजनेस। बिजनेस की वेरियस एक्टिविटीज जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, कोई भी चीज जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो और जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, बिजनेस के अंदर का प्रॉफिट बढ़े घटे, कैश बढ़े घटे, या कोई भी चीज से जिससे हमें बिजनेस को इफेक्ट पड़े और वो फाइनेंशियल होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। चार पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज इट मस्ट बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिजनेस के मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, फाइनेंशियल होनी चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन बोथ इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर। इंटरनल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल का मतलब हो सकता है जैसे कि एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी तो ओनर ने पे करी, बिजनेस ने पे करी और एम्प्लॉयज को पे करी, तो एम्प्लॉयज जो है बिजनेस के अंदर के ही होते हैं। एक्सटर्नल, हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी तो वो एक्सटर्नल हो गया।
मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे। एंड लास्ट, इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेफिनेशन में हमने ये भी देखा था कि हम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस तो ये हमने पढ़ लिए क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स आर बेसिकली एंड कंक्लूजन ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑब्वियसली सामने लिखा ही हुआ है, एंड कंक्लूजन ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो हम जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, वन ऑफ द मोटिव्स इज प्रॉफिट अर्निंग। तो पूरे साल हमने खर्चे किए, वो हमारे एक्सपेंस हो गए। पूरे साल हमने गुड्स बेच के पैसे कमाए, वो रेवेन्यू हो गया। दोनों का डिफरेंस, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया, एक्सपेंस उस साइड आना चाहिए था, नहीं तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। ऑलराइट, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट हमने निकाला, ये क्या है, एक इवेंट है। पहली बात तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर निकलेगा, इसीलिए एक इवेंट है। दूसरी बात ये कि ये दो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का एक अल्टीमेट रिजल्ट है, एंड कंक्लूजन है एक तरह से, कि रेवेन्यूज हमने किए, एक्सपेंसेस हमने किए, दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया प्रॉफिट। ऑलराइट, एग्जांपल 2 गिवन है, पूरे साल में हमने गुड्स बेचे कैश के फॉर्म में, पूरे साल में हमने गुड्स बेचे उधार में, और पूरे साल में हमको गुड्स वापस भी आए होंगे, हमने बेचे होंगे, सामने वाले को पसंद नहीं आए होंगे, उसने वापस कर दिए होंगे। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल सेल निकाल सकते हैं, कि हमने पूरे साल में कितनी सेल करी। कैसे निकालेंगे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। माइनस क्यों किया, क्योंकि गुड्स बेचे थे तो सेल में हमने इंक्लूड कर लिया होगा, वापस आ गए तो माइनस कर देंगे उसमें से। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये आ गया हमारा टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स भी क्या है, एक इवेंट है। नेक्स्ट, अकाउंट। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, transactions of similar nature are recorded, added and subtracted at the same place. This place is called account. तो अभी मैंने इससे पहले बात करी थी टी शेप अकाउंटिंग की, तो ये हमने बोला था टी शेप अकाउंट है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, कैश का अकाउंट है, तो उसकी दो साइड है, डेबिट साइड, डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट, इन जनरल अगर कैश आएगा तो डेबिट करेंगे, कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। ये अभी इतना समझो मत कि क्यों करते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग सीखेंगे, इवन जब कैश कैश बुक देखेंगे, वहां पे हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझ लो, कैश आएगा तो डेबिट करते हैं, कैश जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये एक अकाउंट है। अगर मेरे को जानना है कि पूरे साल में मैंने कैश में कितनी ट्रांजेक्शन करी, कितना कैश आया, कितना कैश गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा, और कैश अकाउंट में जाके चेक कर लूंगा कि पूरे साल मैंने कितना कैश रिसीव किया, पूरे साल मैंने कितना कैश पे किया। और ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन मैंने एक जगह पे रिकॉर्ड करी है। वो जगह क्या है, एक अकाउंट है, कैश का एक अकाउंट है। For example, all the transactions related to cash, that is cash received and cash paid, will be recorded in the cash account. Every account has two sides. The left side is the debit side and right side is the credit side. Again, इन्होंने वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, डेबिट और क्रेडिट मतलब पढ़ा था, वही इन्होंने आगे भी लिख दिया। फोर्थ हमारा आता है इंटरनल लाइबिलिटी। ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है और एमसीक्यूज में, क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है इनकी चीजों को, तो वहां बहुत कॉमनली यूज हो सकता है। हमने एसेट्स पढ़ लिए थे, अगर फ्यूचर में पैसा आता है तो वो एसेट होते हैं, फ्यूचर में पैसा जाता है तो वो लाइबिलिटी होती है, और ओनर अगर बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। आगे चल के हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अगर साइड में हुआ तो ये रहा, ठीक है, ये आगे चल के पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम वहां पे क्या बोलते हैं, हम अकाउंट की इंटरनल लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, सॉरी एक सेकेंड, ये बिजनेस है और ये ओनर है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, ओनर एक अलग एंटिटी है, दोनों सेम नहीं है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं करते। ट्रांजेक्शन्स को जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। मतलब बिजनेस के अंदर क्या आया, बिजनेस के अंदर से क्या गया, हम वो रिकॉर्ड करेंगे, और एज कंपेयर टू कि क्या ओनर के पास आया, क्या ओनर के पास से गया, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
ये कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो इसके हिसाब से, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमारा ओनर होता है वो एक तरह से अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो एक तरह से बिजनेस को लोन ही तो दे रहा है। लोन कैसे हुआ? उसने आज अपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करी, मान लो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और इन 2 लाख रुपए से इसने बहुत सारे गुड्स परचेज किए और एसेट्स परचेज किए। तो ओनर ने बिजनेस को लोन दिया था जिसकी वजह से बिजनेस ये चीजें परचेज कर पाया। कल को मान लो इसका बिजनेस नहीं चलता है और इसका बिजनेस बंद करने की कगार पे आ चुका है और इसने सोचा कि बिजनेस बंद करते हैं, तो बिजनेस बंद करते टाइम ये क्या करेगा? आसपास के जो सेम टाइप के बिजनेसेस होंगे ना, उनको अपने गुड्स कम दाम पे बेचना शुरू कर देगा कि चलो मेरा बिजनेस बंद हो रहा है तो ये चीजें सस्ते दाम पे आप खरीद लो। लोग खरीद भी लेंगे अगर उनका बिजनेस चल रहा होगा, और एसेट्स को भी वो बेचना शुरू कर देगा, और गुड्स और एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा वो अपने पास लेके घर चला जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, बिजनेस बंद हुआ, ओनर ने बिजनेस का सामान समून बेचा, पैसे लिए, घर निकल दिया। ये सेम चीज लोन में भी होती है। अगर हम एक बैंक से लोन लेते हैं, जब हमने आज लोन लिया तो हमने पैसा आ गया, यहाँ पे भी बिजनेस के पास पैसा आ गया कैपिटल के नाम पे। लोन का ये होता है कि लोन की एक फिक्स ड्यूरेशन होती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल। यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन नहीं है, इतना फर्क है, लेकिन टेक्निकली चीज वही है। मान लो कि हमने बिजनेस बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, तो इनिशियली कैश आ गया, उन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, इनिशियली कैश आ गया। 5 साल के बाद जब बैंक लोन वापस मांगने आएगा तो हमको बैंक को लोन वापस करना होगा, और बैंक वो पैसे लेके अपने घर चला जाएगा। सेम यहाँ पर है, कल को अगर बिजनेस बंद होता है तो ओनर बिजनेस के एसेट बेचेगा, पैसे मिलेंगे, जेब में डालेगा, घर चला जाएगा। इसीलिए अकाउंट्स में ओनर की कैपिटल को हम इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हैं, इंटरनल लोन सॉर्ट ऑफ, बट अकाउंटिंग टर्म में इंटरनल लाइबिलिटी। ऑलराइट, तो ये हो गया इंटरनल लाइबिलिटी। ऑल अमाउंट्स दैट द बिजनेस हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर। कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को पे करना है प्रोप्राइटर को, वो क्या होगा? इंटरनल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस सच एज कैपिटल, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। ये चीजें बिजनेस जो है वो ओनर को वापस कर देता है, क्योंकि अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, सिंगल ओनर है, तो कैपिटल भी उसका, प्रॉफिट्स भी उसके, तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो अल्टीमेटली उसी के पास जाएंगे। प्रॉफिट या इनकम हम पहले देख चुके हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, प्रॉफिट बोल लो या इनकम बोल लो। तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंसेस, अगेन पहले पढ़ चुके हैं। गेन क्या होता है? प्रॉफिट और गेन जो दो टर्म्स हैं उन दोनों में फर्क होता है। फर्क कैसे होता है? देखो, प्रॉफिट जो होता है वो पूरे साल का एंड कंक्लूजन होता है। पूरे साल हमने गुड्स बेचे, रेवेन्यू अर्न किया, पूरे साल हमने गुड्स खरीदे होंगे और बाकी खर्चे किए होंगे, तो वो एक्सपेंस हो गया, और दोनों का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट आता है। तो पूरे साल का जो एंड कंक्लूजन है वो हमारा प्रॉफिट होता है। गेन की जब हम बात करते हैं तो गेन स्पेसिफिक आइटम्स पे होता है। मान लो कि हमने एसेट बेचा, और वो आइटम्स रिकरिंग नेचर की नहीं होती है नॉर्मली। जैसे कि हमारे पास मशीनरी थी जो हमने परचेज करी थी, 2 साल के बाद वो मशीनरी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन मार्केट में सेम, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे एक बेटर क्वालिटी की मशीन आ गई। मान लो कि हमारी जो मशीन है वो 1 घंटे में 1000 यूनिट्स बना के देती है हमको। 2 साल के बाद ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे, 2-3 हजार, 10,000, 20,000 ऊपर के प्राइस पे एक नई टेक्नोलॉजी की मशीन आई है जो 1 घंटे के अंदर 1500 यूनिट बना के देती है। तो हमारा इंटरेस्ट है इसमें, तो हमने ये वाली मशीन बेच दी। अब ये मशीन जब बेची तो इस मशीन को जिस वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड कर रखा था बुक्स में, वो थी 1,50,000। मतलब हमारे हिसाब से 1.5 लाख की मशीनरी थी वो। ऑलराइट, वो 1.5 लाख की मशीनरी अगर मैंने 1,80,000 की बेच दी, ठीक है, एक डेस्परेट बायर मिला हमको कि उसको बहुत इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट थी, और हमने उससे प्राइस ज्यादा कोट कर लिया और हमने 1,80 की बेच दी उसको। तो 1.5 लाख रुपए की मशीनरी, 1,50,000 रुपीज की मशीनरी को अगर हमने 180 का बेच दिया, 1,80,000 का बेच दिया, तो इस सेल पे हमको 30,000 का गेन है। ठीक है, गेन है। तो गेन जो होता है वो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे होता है कि मशीनरी बेची, जो पैसे कमाए वो गेन हो गया। प्रॉफिट क्या होता है? पूरे साल का एंड कंक्लूजन होता है कि हमने पूरे साल काम किया है, पूरे साल गुड्स बेच के पैसे कमाए और पूरे साल गुड्स खरीदे भी होंगे, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हो गया हमारा।
ऑलराइट, तो गेन इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट और प्रॉफिट अ फर्म अर्न्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंसिडेंटल ट्रांजेक्शंस। बोले तो वो ट्रांजेक्शंस जो इंसिडेंटल होती हैं, बहुत रेयर होती हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं। कोई भी बिजनेस है अपने बिजनेस के फिक्स एसेट्स बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बेचता है। अगर आपने एक बार मशीनरी परचेज कर ली, मोटर व्हीकल परचेज कर लिया, बिल्डिंग परचेज कर ली, फर्नीचर परचेज कर लिया, तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आप उसको अगले 3 4 5 सालों तक बेचोगे। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। फर्नीचर को मान लो कि एक टाइम को मान सकता हूँ कि 3 4 साल में कई बार चेयर है कि टांग टूट गई, या कोई जोर से बैठा कुछ हो गया, टेबल टूट गया, कोई भी रीजन हो सकता है। तो फर्नीचर को मैं मान सकता हूँ कि वो भी 3 4 साल में चेंज करने की बात मैं कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर नहीं। तो एटलीस्ट 3 4 साल तो आराम से चलती हैं। तो 3 4 साल के बाद ही नया फर्नीचर आएगा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये होती है इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन, जो वो ट्रांजेक्शन जो रिपीटेटिव नेचर की नहीं होती है, 5 6 10 सालों में एक बार आती है वो। लाइक सेल ऑफ फिक्स एसेट, पहला एग्जांपल वही है, सेल ऑफ फिक्स एसेट। दूसरा विनिंग ऑफ लॉटरी, किस्मत का खेल होता है। कई बार 2 3 बार में लग जाती है, कई बार लोग 10 5 5 6 6 सालों तक लगा रहे होते हैं तो भी नहीं लगती। ठीक है, मनी रिसीव अगेंस्ट लॉ सूट, हमने कहीं पे एक लॉ केस चल रहा था, वो केस जीत गए, हम जीत गए तो पैसे मिले, तो वो भी गेन का पार्ट होगा। तो ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे होता है गेन। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस इज द रिजल्ट व्हेन द बिजनेस टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स इज टोटल रेवेन्यू। हमने अभी क्या बोला था कि 4 रुपए का एक 4 रुपए का एक पेन परचेज किया, उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड किया, 5 रुपए का पेन बेच दिया या बेचने के लिए रख दिया। अब वो पेन नहीं बिक रहा है। ठीक है, हमने बहुत कोशिश करी, 3 4 5 महीने निकल गए, वो पेन नहीं बिक रहा है। ठीक है, लोगों को शायद बहुत एक्सपेंसिव लग रहा हो वो। हमने क्या किया, अपना प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा कम कर दिया, 1 रुपए से हमने प्रॉफिट कर दिया 0.5। देखो, जो कॉस्ट है ना वो हम कम नहीं कर सकते हैं। जो जिस प्राइस में मैंने पेन खरीदा है वो तो कम नहीं हो सकती है ना, वो तो हो गया एक बार में। जो प्रॉफिट का मार्जिन है मैं उसे कम कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने प्रॉफिट का मार्जिन अपना कम कर लिया, 1 रुपए से 50 पैसे कर लिया। तो अब मैं पेन को बेच रहा हूँ 4 रुपए 50 पैसे पे। अभी भी कोई नहीं खरीदने को तैयार है। हमने क्या किया, चल यार छोड़, इतने टाइम से रखा ही हुआ है, एक पेन की तो बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस, 4 का खरीदा 4 का बेच देते हैं। अभी भी कोई नहीं खरीदने को तैयार है। ठीक है, कोई आके 1 2 बार रेट पूछ के जाते हैं और फिर कोई खरीदने वापस आता ही नहीं है। हमने कहा यार चल लॉस पे बेच देते हैं। तो 4 रुपए का एक पेन अगर मैं 3 रुपए का बेचने को तैयार हूँ, तो मैं 1 रुपए के लॉस पे बेच रहा हूँ। ऑलराइट, तो 4 रुपए का मेरा थी कॉस्ट या एक्सपेंस था मेरा, 3 रुपए की यहाँ पे मेरा है रेवेन्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन गुड्स बेच के जो पैसे मिल रहे हैं वो कम है। तो इस केस में हमको हमारे बिजनेस को होते हैं लॉसेस। तो लॉसेस इज द रिजल्ट व्हेन द बिजनेस टोटल एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू उसके रेवेन्यूज। हम 4 रुपए का पेन परचेज कर रहे हैं, 3 रुपए का बेच रहे हैं, तो हमको नुकसान हो रहा है हर पेन की सेल पे। ऑल राइट, it also means some activities when the business loses money or receives no benefit, that is loss by fire। हमारे गोडाउन में आग लग गई, गुड्स जल के खाक हो गए, लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, अगेन हमारे गोडाउन में चोरी हो गई, चोर ने आके बहुत सारा सामान लेके चला गया, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। नेक्स्ट आता है स्टॉक। तो स्टॉक आर दोज गुड्स दैट बिजनेसेस परचेज with a pure motive to resell and are left unsold at the end of the year। मतलब एक तरह का जो, एक तरह से जो स्टॉक होता है ना वो गुड्स ही होते हैं, बट वो गुड्स जो एट द एंड ऑफ द ईयर तक अनसोल्ड रह गए, नहीं बिके अभी तक, वो गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए, पूरे साल गुड्स बेचे। अब ऐसा तो है नहीं कि ईयर एंड आ गया तो हम सारे गुड्स खत्म करेंगे, उसके बाद नए साल से नए गुड्स परचेज करेंगे। हमारा बिजनेस तो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, उसको तो हम नहीं ब्रेक करेंगे ना। तो एट 31 मार्च 2021 आया, और इस तारीख को हमारे पास 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स पड़े हुए थे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे अपना, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर तक अनसोल्ड थे हमारे लिए। अब नॉर्मली अकाउंट्स में हम ये बताते हैं कि इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों सेम टर्म्स होती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं, सिनोनिम्स होते हैं बेसिकली एक दूसरे के, बट एक्चुअल में ये गलत बात है, गलत मतलब टेक्निकली गलत स्टेटमेंट है, गलत इंफॉर्मेशन है। इन्वेंट्री और स्टॉक टेक्निकली सेम होते हैं लेकिन अलग होते हैं। कैसे, अगर मैं जनरल टर्म में समझाऊं,
तो जो स्टॉक होता है वो इन्वेंट्री का बस एक पार्ट होता है। इन्वेंट्री की जो डेफिनेशन है बहुत वास्ट है। उस वास्ट में से एक पोर्शन जो है वो स्टॉक है, बाकी पोर्शन जो है वो स्टॉक के अलावा बाकी चीजें हैं। तो इन्वेंट्री जो जो स्टॉक होता है वो इन्वेंट्री का पार्ट होता है, लेकिन इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों सेम चीजें नहीं होती। अब हमारा बिजनेस है, जगह नहीं है, सॉरी, ये हमारा फैक्ट्री है। यहाँ से आता है इनपुट, मतलब हम यहाँ से डालते हैं रॉ मटेरियल, ऑलराइट। और इस पूरे फैक्ट्री के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, 6 प्रोसेस से होके गुजरता है हमारा रॉ मटेरियल। पहले गया यहाँ पे, गया इस मशीनरी में, गया फिर इसमें, गया इस मशीनरी में कुछ हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया। केवल तुम लोगों ने देखा होगा कि जो रिफाइनिंग की वो होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, चाहे हम यहाँ पे पेट्रोल क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं या मिल्क को रिफाइन कर रहे हैं, या फिर इवन जो बियर्स की जो रिफाइनरीज वगैरह होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, चीजें चलती है प्रोसेस में कि पहले मैं उसकी जो फिजिकल इम्प्योरिटीज हैं जो कि हमें दिख रही हैं वो साफ करते हैं, उसके बाद उसको हीट करते हैं, उसमें से और इम्प्योरिटी निकलती है उनको हटाते हैं, उसके बाद हीट करने के बाद जो इवेपोरेट होता है, तो मतलब एक पूरा प्रोसेस चलता है कि ऐसे 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 करते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हम वही चीज लेके चल रहे हैं कि पहले इसमें गया मशीन में, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, उसके बाद इसमें गया, फिर इसमें गया, इसमें गया, और फिर यहां से निकला आउटपुट। अब मान लो कि इनपुट जाने से लेके आउटपुट निकलने तक हमको लगते हैं 3 डेज। हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो इनपुट जब होती है और आउटपुट जब निकलती है तो 3 दिन का टाइम ले लेती है। चाहे अब हम बात करें फोन मैन्युफैक्चरिंग की, कि फोन गया, अब स्क्रीन लग रही है, उसके अंदर चिप्स लग रही हैं, फिर उसके साइड में बटन्स लग रहे हैं, फिर उसके अंदर सिस्टम एंड्रॉइड को अपलोड किया जा रहा है, तो हर एक चीज को करने के लिए टाइम लगता है। तो इनपुट से आउटपुट बनने में 3 दिन का टाइम लग रहा है। तो पहली चीज हमने क्या डाला, रॉ मटेरियल डाला। जो अंदर है वो है वर्क इन प्रोग्रेस, और जो बाहर निकल रहा है वो है फिनिश गुड्स। अब मैंने बोला कि जो इनपुट गया और जो आउटपुट निकला उसको खत्म, उसको प्रोसेस होने में 3 दिन लगते हैं। तो 31 मार्च को जो मैंने इनपुट डाला होगा, या 30 मार्च ले लो, जो 31 मार्च ना लो, 30 मार्च ले लो, तो 30 मार्च को जो मैंने इनपुट डाला होगा वो ईयर एंड 31 मार्च तक वर्क इन प्रोग्रेस ही रहा होगा, क्योंकि 30 मार्च को डाला, 31st, फर्स्ट, सेकेंड, 2 अप्रैल को वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो 30 मार्च से को वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, और ईयर एंड पे भी वो क्या था, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ईयर एंड पे 31 मार्च पे मेरे पास 3 चीजों का स्टॉक होगा, 3 चीजों का स्टॉक होगा। फर्स्ट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है इसको हम बोलते हैं इन जनरल स्टॉक, और इसको फिनिश गुड्स का रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश गुड्स के स्टॉक को कंबाइंड करके हम बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल बड़ा हो गया बट यहाँ पे इन्वेंट्री पे आते हैं। इन्वेंट्री नॉट ओनली इंक्लूड्स स्टॉक परचेज्ड फॉर रीसेलिंग बट इट आल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स: इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ये 3 भी पार्ट होते हैं हमारे इन्वेंट्री का। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री। 10th आता है गुड्स। गुड्स हम पहले देख चुके हैं। Goods are those items purchased by the business with a pure motive of reselling them, and those items that are used by the business to produce finished goods. मतलब जिस चीज के अंदर हम डीलिंग कर रहे हैं वो चीज हमारे लिए गुड्स होती है। अगर हमारा स्टेशनरी की शॉप है तो जो पेन हो गया या पेंसिल हो गई या और भी चीजें होती हैं, इरेजर हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं वो उस बिजनेस के लिए स्टॉक होंगी क्योंकि उसने वो परचेज करी है रीसेल करने के मोटिव से। स्टॉक होंगी या गुड्स होंगे उसके। ऑलराइट, अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक के जो गैजेट्स हो गए, चाहे वो लैपटॉप हो गया या फोन्स हो गए या स्पीकर्स वगैरह हो गए, वो सब हमारे गुड्स होंगे। अगर हमारी गारमेंट्स की शॉप है तो टी शर्ट्स, शर्ट्स, जीन्स वगैरह हमारे गुड्स होंगे। और वो गुड्स जो एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं बिके वो हो जाते हैं स्टॉक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वाउचर।
वाउचर इज एविडेंस ऑफ हैपनिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है कि हमने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करी है। एग्जाम्पल, हमने गुड्स परचेज किए, तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो एक बिल मिलता है हमको, जो सामने वाला हमको देता है। वो क्या होता है, नॉर्मली एक बिल बुक होती है, उसके अंदर दो बिल होते हैं, बीच में कार्बन कॉपी लगी होती है, तो वो उसमें सब कुछ लिखता है कि किसको बेचे, क्या क्या बेचा, एंड में साइन मारता है। और जो ऊपर वाला होता है वो जिसको बेच रहा है उसको दे देता है, और नीचे वाला उसके पास रह जाता है। तो दोनों क्या है, एविडेंसेस हैं, बिल हैं। जिसने गुड्स परचेज किए उसके पास एविडेंस है कि उसने परचेज किया, जिसने गुड्स बेचे उसके पास एविडेंस है कि उसने सेल करी है। अगर तुम ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो, कोचिंग वगैरह पढ़ते हो, फीस देते हो हर महीने, तो फीस की एक रिसीट मिलती है। वो रिसीट तुम्हारे लिए प्रूफ है कि तुमने फीस पे करी है, और उसके नीचे कार्बन कॉपी लगी होती है, और वहां पे जो कार्बन प्रिंट होता है वो उन लोगों के लिए प्रूफ है कि उन लोगों ने पैसे रिसीव कर दिए हैं। कल को अगर मान लो कि तुमको बोला जाता है कि तुमने इस महीने की, फला महीने की फीस पे नहीं करी, और तुम बोलो कि नहीं मैंने पे करी है, तो वो क्या बोलेंगे कि अगर पे करी है तो रिसीट लाके दिखा दो। ठीक है, तुम्हारे पास रिसीट थी, तुमने जाके दिखा दिया, मामला सेटल हो गया कि हाँ भाई फीस पे करी है तुमने। तो वाउचर्स क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के होने का एक एविडेंस होता है, चाहे वो बिल की फॉर्म में है, कैश मेमो की फॉर्म में है, या फिर इनवॉइस की फॉर्म में है, या फिर क्या बोलते हैं पेइंग स्लिप्स की फॉर्म में है, चेक की फॉर्म में है, कोई भी फॉर्म में है, प्रूफ होना चाहिए उस चीज का, और वैलिड प्रूफ होना चाहिए। तो ये हो गया वाउचर। सेकंड आते हैं बैड डेट्स। अब हमने डेटर्स पढ़े थे। डेटर्स हमने बोला था कि अगर हमने किसी को उधार पे गुड्स बेचे, ये हम है ए और ये सामने वाला है बी, हमने ऐसे उधार पे गुड्स बेचे 5,000 के 3 महीनों के लिए। ठीक है, 3 महीने बाद जब हम इससे पैसे लेने गए तो इसने पैसे देने से मना कर दिया। रीजन क्या हो सकता है, या तो ये धमकी दे दे कि हाँ भाई जो करना है कर ले, मैं पैसे नहीं दे रहा, या फिर इसके पास जेन्युइनली पैसे ना हो। तो अगर इसके पास पैसे नहीं है और ये पैसे पे नहीं कर सकता है, मतलब ये जो पर्सन है ये अपनी डेट्स, अपने उधार पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिस जो अपनी लाइबिलिटीज, अपने लोन्स पे करने की पोजीशन में नहीं है। उसके पास ना कैश है, ना कोई उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ना उसके पास कोई पर्सनल एसेट्स है, कोई घर, जमीन वगैरह कुछ भी नहीं है, जायदाद वगैरह कुछ भी नहीं है उसके पास। वो पर्सन इंसॉल्वेंट कहलाता है। तो हम जब उसके पास पैसे मांगने गए तो उसके पास जेन्युइनली पैसे नहीं थे, तो बी तो हो गया इंसॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए बी था डेटर। अब डेटर जो था वो क्या हो गया, अब बैड हो गया। बैड का मतलब कि पैसे मिलने थे, पैसे अब नहीं मिलेंगे। तो हमने किसी को उधार पे पैसे दिए हो, या उधार पे गुड्स दिए हो, बेचे हो, और सामने वाला बंदा इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमको पैसे पे कर सके, तो हमारे लिए वो डेटर्स हो जाते हैं बैड डेट्स। ठीक है, वो डेटर्स जो बैड हो गए वो हो गए बैड डेट्स। ठीक है, इंसॉल्वेंट भी आएगा अभी। तो बैड डेट्स आर द अमाउंट दैट इज दैट विल नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स ऑफ द फर्म। हमारे फर्म के जो डेटर्स हैं उनसे अब वो पैसा रिकवर नहीं हो सकता है, तो वो डेटर्स हमारे बैड हो गए, दोज डेटर्स हैव बिकम बैड, तो उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब अभी समझाया कि वो पर्सन जो अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज, पर्सनल डेट्स पे करने की पोजीशन में नहीं है। इंसॉल्वेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन स्लैश एंटरप्राइज, एक बिजनेस या एक पर्सन इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, या अपने लोन्स या अपनी लाइबिलिटीज, तो अपने डेट्स पे करने की पोजीशन में वो नहीं है, तो इसलिए हम उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब हम नहीं करते, कोर्ट करती है बेसिकली। लास्ट आता है डेप्रिसिएशन, और ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो बनने वाली है, 56 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन का बेसिक से बेसिक मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ऑलराइट, एसेट की वैल्यू गिरना, क्या कारण हो सकते हैं एसेट की वैल्यू गिरे। उसके लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आज तारीख है 13 अक्टूबर 2021। आई थिंक ये वीडियो कल अपलोड होगी, तो कल 14 होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आज की तारीख में मैंने आईफोन परचेज किया, मान लो 50,000 का, ऑल्दो हाँ ठीक है 50,000 का एज्यूम किया, एज्यूम ही कर रहे हैं, कुछ भी कर लो। तो 50,000 का आईफोन परचेज किया। अगर तुम 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, इस आईफोन को बेचने जाओगे,
जाओगे तो क्या 50 का बिकेगा? कोई 50 का खरीदेगा इसको? द आंसर इज नो। क्यों नहीं खरीदेगा? या कितने में खरीदेगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 45 का बिक रहा है, 3 महीने बाद 5,000 कम पे बिक रहा है, तो ये जो 5,000 से वैल्यू तुम्हारे फोन की डिक्रीज हुई, उसका रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट रीजन, नॉर्मल यूसेज, कि आप उसको अपने नॉर्मल डे टू डे क्या बोलते हैं एक्टिविटीज में यूज कर रहे हो। पहला रीजन वो हो गया, नॉर्मल यूसेज। नॉर्मल यूज करने की वजह से तुम्हारे आईफोन की वैल्यू, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं फोन की वैल्यू कम हो गई। दूसरा, एक्सीडेंट, या उसको बोल सकते हैं नॉर्मल वियर एंड टीयर। मतलब कि फोन यूज करते हो, मानो कि तुम बहुत ही मतलब डेयरिंग खतरों के खिलाड़ी टाइप लोग हो, और तुम अपना आईफोन यूज कर रहे हो बिना कवर के, ठीक है, कि चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फोन आज से गिराया नहीं कभी जेब से, या आज से कभी छूट के गिरा नहीं, मैं बिना फोन कवर के यूज करूंगा, फोन मुझे बिना कवर के ही पसंद है। तो बिना कवर के यूज करना ठीक है, आप फोन ना गिराओ तो भी चलेगा। बट कई बार क्या होता है कि जेब में डाला निकाला कीज होती हैं, तो जो साइड के बेजल्स होते हैं वहां पे कई बार स्क्रैच पड़ जाते हैं, या बैक पे या फ्रंट पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो वो क्या हो गया, वियर एंड टीयर हो गया, कि हल्के फुल्के स्क्रैच पड़ गए। एक्सीडेंट, कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि फोन नहीं गिरेगा बट गिर गया, फोन के कॉर्नर पे डेंट पड़ गया एक, तो वो क्या हो गया, एक्सीडेंट। इन चीजों से भी आपके आईफोन की वैल्यू गिर जाएगी। और स्क्रैचेस पड़े हुए हैं तो लोग ज्यादा पैसे पे नहीं पे करेंगे, हो सकता है 42,000 पे करने को रेडी हो। गिरा हुआ है, डेंट पड़ा हुआ है तो और कम पे करेंगे। पीछे का जो बैक का जो ग्लास है वो टूटा हुआ है, फिर तो भाई कम से कम समझ लो आधी तो वही कम हो जाएगी। 25,000 से भी कम का फोन बिकेगा फिर उस केस में, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिससे हमारे फोन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एसेट्स के लिए, टू बी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी सेम होता है। फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है इन्हीं रीजंस की वजह से। नॉर्मल यूसेज, हम अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के में अपने एसेट को यूज करते हैं। एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, ठीक है, कहीं पे कुछ गिर जाए जिससे कि हमारा एसेट टूट जाए या उसमें नुकसान हो, नॉर्मल वियर एंड टियर, कि अगर हम मशीनरी यूज करते हैं तो उसके पार्ट्स लूज होते हैं। अगर मान लो बाइक चलाते हो, ओवर टाइम उसमें ब्रेक्स लूज होने शुरू हो जाते हैं। इंजन यूज हो रहा है, बैटरी थोड़ी वो हो जाती है, बैटरी को चेंज करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, एक बार पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना, गिरना, एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल यूसेज, हम नॉर्मली अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। एक्सीडेंट, ऑब्सोल्यूशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाना। मान लो कि अभी आईफोन 13 लॉन्च हुआ है, तो आईफोन 13 के आते ही आईफोन 12 की प्राइसेस सीधा गिर जाते हैं, काफी हद तक गिर जाते हैं, 10,000 15,000 के आसपास तो बड़े आराम से गिरते हैं। तो आईफोन 12 का प्राइस क्यों गिरा? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, तो ये वाली क्या हो गई, पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई है। एफ्लिक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ साथ चीज की वैल्यू गिरना। मान लो कि तुमने आज आईफोन 13 परचेस किया, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू है एकदम, ठीक है, बट तुमने उसको डब्बे से बाहर भी नहीं निकाला, डब्बे से बाहर भी नहीं निकाला, और तुम अगर 3 महीने बाद उसको बेचने जाओगे, मान लो कि तुमने आईफोन 13 परचेस किया 1 लाख रुपए का, अगर तुम 3 महीने बाद उस सील पैक डब्बे के साथ उस आईफोन को बेचने जाओगे तो भी लोग नहीं परचेज करेंगे सेम प्राइस पे, तब भी 2 3 5 हजार रुपए कम ही कोट करेंगे, और तुमको तब भी बेचना ही पड़ेगा। अगर तुम बेचने में इंटरेस्टेड हो तो बेचना ही पड़ेगा। क्या रीजन है? कि समय गुजर चुका है, 3 महीने निकल चुके हैं, ठीक है। तो समय गुजरने के साथ साथ भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। अदर रीजन क्या होते हैं? एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, अगर लीज ले रखी है और लीगल राइट्स एक्सपायर हो गए तो उससे भी वैल्यू गिर जाती है। हमारी जो माइंस होती हैं, ऑयल के कुएं होते हैं, या कोयले की जो खदानें होती हैं, वो डिप्लीट होती हैं। मतलब कि एक बार खुदाई कर ली, अब उस माइन के अंदर और कोल नहीं बचा, तो वो जो माइन है वो वेस्ट है हमारे लिए, तो वो होगी डिप्लीट, ठीक है। परमानेंट फॉल इन दी वैल्यू, इन दी मार्केट वैल्यू, हमने एक लैंड परचेज कर रखा है, हमको उम्मीद थी कि उस एरिया के आसपास डेवलपमेंट होगा और लैंड की प्राइसेस बढ़ेंगे, उल्टा हो गया। वहां पे और बुरा हाल हो गया, आसपास 2 3 कूड़ा घर बन गए, लोग ऐसे घूम रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं और कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चोरी चुकारी वगैरह होती है, जो भी वर्ड होता है। तो वहां पे लैंड के प्राइसेस गिर गए, हमने सोचा था कि बढ़ेंगे, उल्टा हो गया, ठीक है। एंड मैनी मोर, तो और भी इसके रीजन होते हैं। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, 1 घंटे 2 मिनट की वीडियो बन चुकी है, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी है बट अगेन देखना पूरा इसको, इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेसिक्स जाननी है तो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।
बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में करें।